खड़े के इशारा हो रहा करना कि मैं इधर से तैयार हो जोड़ रहा हूँ। हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जय श्री गुरुदेव। जुड़ रहे हैं अभी कुछ लोग। मेरी आवाज़ बराबर आ पा रही है? कोई एक मैसेज आ जाए। ओके। प्रारंभ कर सकते हैं या कुछ देर वेट करें? नमस्कार आप सभी श्रोतागण का। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के अध्यक्ष तपन जी सिसोदिया, संस्था के अन्य सदस्य सुनील राजपूत जी, नीता पालीवाल, मीनाक्षी राठौर, शिवा यादव, हिम्मत वास्केल व अन्य सभी को मेरी शुभकामनाएं। वे एक बहुत ही बहुमूल्य संकल्प को लेकर राजमाता अहिल्या योग केंद्र के माध्यम से योग शिक्षा को देश विदेश में प्रचार प्रसार के साथ साथ जन जन तक योग के इस ज्योतिमय प्रकाश को पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। ये एक बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं। चूँकि आज शिक्षक दिवस है, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक बार उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके शिष्यगण उनका जन्म दिवस बनाने के लिए पहुँचे, तब
उनने यह आग्रह किया, उनने यह इच्छा जाहिर की माननीय राष्ट्रपति जी ने कि भाई इसे मेरे जन्म दिवस के रूप में न मनाते हुए एक शिक्षक दिवस के रूप में इसका नाम दिया जाए और उस प्रकार से आप इसे मनाएं। तभी ये वर्ष 1962 से लगातार यह पर्व मनाया जा रहा है शिक्षकों के सम्मान के लिए। आज इसी मन से मुझे शिक्षक दिवस के महोत्सव के उपलक्ष्य में व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे विषय मिला है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में योग शिक्षा की अनिवार्यता तथा मधुमेह रोग में आहार, वैकल्पिक चिकित्सा एवं योग। तो सर्वप्रथम मैं उन महान ऋषि मुनियों को प्रणाम करता हूँ जिनके माध्यम से योग विद्या आज वर्तमान काल में हम तक पहुँची। साथ ही मैं स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी कौल्यानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी और श्री BK अय्यंगार को भी प्रणाम करता हूँ। और वर्तमान समय के योग प्रचार में सबसे अधिक प्रभावशाली लोकप्रिय व्यक्तित्व वाले स्वामी रामदेव जी, आदरणीय S व्यासा के नागेंद्र जी, आदरणीय जग्गी वासुदेव जी गुरु जी, श्री श्री रविशंकर जी, देव संस्कृति संस्थान प्रमुख प्रणव पंड्या जी, जो योग की शिक्षा को किसी न किसी स्वरूप में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। मेरा सशक्त नमन है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योग जो कि भारत की प्राचीन विद्या रही है, इसे पूरे विश्व में पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित होकर 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में योग को पहचान दिलवाई। तो चलिए मैं अब अपने विषय पर आता हूँ। आज के विषय पर मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर ही हम चर्चा करेंगे। प्रथम तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है, क्या स्थिति है वर्तमान शिक्षा प्रणाली की। नई शिक्षा नीति में योग को किस तरह से जोड़ा गया है। साथ ही योग शाब्दिक अर्थ, वैसे तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी योग के ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो योग का शाब्दिक अर्थ सब लोग जानते ही हैं, पर थोड़ा एक जानकारी के बतौर में बताना चाहूँगा। उसके अलावा योग से छात्रों से अपेक्षा, योग भी छात्रों से कुछ अपेक्षा रखता है, मैं उस संदर्भ में बोलूँगा। छात्रों की योग से क्या अपेक्षा है, अर्थात रोजगार के अवसर, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस हेतु क्या करें, हम कुछ पॉइंटों को लेकर इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग मधुमेह विषय पर एक छोटा सा व्याख्यान देंगे कि मधुमेह रोग जो आज की भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ रोग है, मधुमेह रोग, उस पर हम किस तरह से कंट्रोल करें, योग के माध्यम से, वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से और हमारी दिनचर्या के माध्यम से किस प्रकार से हम इसे अपन दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उसकी स्थिति। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है आपकी, वर्तमान समय में देखा जाए तो योग के संदर्भ में पहले की अपेक्षा उन्नति हुई। जो पूर्व में हम लोग देखते थे तो योग को इतना नहीं माना जाता था। आज से कुछ वर्षों पहले की स्थिति देखें, आज से 2004 की स्थिति में अपनी स्वयं की बताता हूँ। 2003-04 की स्थिति में जब मैं योग के क्षेत्र में था तो लोग ये माना करते थे कि आप बाबा रामदेव जी की सवारी आती है, कुछ इस तरह के लोगों के कमेंट्स हुआ करते थे। लेकिन आज योग किस स्थिति में, ये आप खुद भी जान रहे हैं, यानी योग बहुत ज़्यादा आज की स्थिति में उन्नति की स्थिति में। तो योग के संदर्भ में पहले अपेक्षा बहुत उन्नति हुई है। पूर्व में योग के जो कोर्सेज हुआ करते थे वो जो आश्रमों में हुआ करते थे, और आश्रमों के अलावा होते थे कोई संस्थान होते थे वो इन कोर्सों को आयोजित करते थे। लेकिन वर्तमान में कई यूनिवर्सिटीज़ में इन योग के कोर्सों को प्रारंभ किया है। आज के परिदृश्य में उसका बहुत बड़ा आकार हुआ है। सर्वप्रथम अपन देखें बिगिनर्स के लिए, जो नए लोग होते हैं योग में, उनके लिए सर्टिफिकेट के कोर्सेज चालू हो गए हैं। वो सर्टिफिकेट के कोर्स के माध्यम से योग को सीख सकते हैं। तो उससे थोड़ा आगे देखते हैं, जो लोग ग्रेजुएट हो गए उनके पास क्या व्यवस्था, या जो ग्रेजुएट नहीं हुए 12th के बाद के, वो यदि इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी उन्नति का कार्य चालू है कि उनको BA BSc लेवल का कोर्सेज चालू हुए हैं। उसके आधार से भी योग में वो इंटर हो सकते हैं। आगे देखते हैं जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं अब वो क्या करें। तो BA BCom के बाद उनके पास PG डिप्लोमा, एक छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स है कि 1 साल का कोर्स करके भी वो योग शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। तो वहीं से थोड़ा और आगे बढ़ें तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद वो चाहते हैं कि हमें डिप्लोमा नहीं करना, सीधे ही MA करना है, तो सीधे MA के कोर्सेज भी कई संस्थाएं करा रही है। जैसे हमारे यहाँ भी डायरेक्टली होता है, डिप्लोमा भी होता है हमारे यहाँ और MA भी होता है। इसी प्रकार के कोर्सेज पूरे भारत में कई जगहों पर हो रहे हैं।
एमए योग की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार ने भी एक अपना कोर्स चालू किया हुआ है। भारत सरकार भी इन्हीं योग करने वाले शिक्षा के जो धनी लोग हैं उन्हें प्रमाणित रूप से प्रमाण पत्र देने के लिए क्यूसीआई नामक कोर्स चला रही है। क्यूसीआई के दूसरा नाम भी अब आजकल आ चुका है। तो ये आयुष संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ये कोर्स करने के साथ विदेश शिक्षा में आप विदेश में जाके योग सिखाने की इच्छा रखते हैं, जाहिर करते हैं, तो ये कहीं किसी हद तक आपको सहयोग प्रदान करता है। उसी प्रकार से योग ने और उन्नति के दर्शन पे देखा जाए तो अब योग में पहले की अपेक्षा अब पीएचडी हो रही है, योग में डीलिट हो रही है, ये सब तरह की शिक्षाएं इसमें आयोजित होने लगी है। और तो और धीरे धीरे यूजीसी नेट भी प्रारंभ हो गया कुछ वर्षों से। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में देखा जाए तो योग ने अपनी एक बहुत अच्छी पैड बना ली, जगह बना ली है कि भाई अब योग अब इस स्तर पे पहुंच गया कि वो एक आम चीज़ नहीं रह गया, ये आमो खास हो गया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो वहीं पे अपन देखा जाए तो नई शिक्षा नीति में अभी क्या बदलाव हुए हैं। नई जो शिक्षा नीति अभी आई है उसमें हम योग को कहाँ रखते हैं देखा जाए तो जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी भारत सरकार ने मानव संसाधन विभाग है उनके द्वारा नई शिक्षा नीति को घोषित किया गया है। और वैसे उन्होंने विभाग का नाम भी परिवर्तित किया है, उसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से किया जाना है। इस स्थिति में कैबिनेट से इसकी योजना वो भी हो गई है, योजना भी पूरी बन चुकी है और कैबिनेट में ये बात रखी गई, कैबिनेट से वो पास हो चुकी है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि पूर्व में जब योग शिक्षा होती थी या पेंटिंग होता था या म्यूज़िक होता था, ये जो भी चीज़ें होती थी, तो किसी स्कूल्स वगैरह में या कहीं पर जब शिक्षक को रखा जाता था तो ये वो इतना बाध्य नहीं था कि उसको योग करना है बच्चे को या पेंटिंग कराना है या फिर कोई और कोर्स कराना। पर आज की स्थिति अलग है। आज के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो शिक्षा नीति नई आई है उसमें उन्होंने इस तरह की मंशा जाहिर की है कि यदि छठी के बाद कोई बच्चा पेंटिंग में रुचि रखता है तो पेंटिंग शिक्षा के लिए अलग से अपना साथ ही साथ उस लेवल में किसी पेंटर के साथ अपना कोऑर्डिनेट करके सीख सकता है। वो समय गया कि आपको एक पूरी पढ़ाई पूरी कर लेनी, उसके बाद आपको जाना है वहाँ पर। लेकिन अब शिक्षा नीति में ऐसा बताया जा रहा है कि छठी के बाद से ही वो उस विषय के चयन की तरफ अवरुद्ध हो सकता है। यदि योग के क्षेत्र में जाना है तो भी वो ऐसे ही करेगा, यानी कि छठी के बाद बच्चे को योग के क्षेत्र में जाना है तो एक अच्छे शिक्षक का सहयोग लेके अपना मास्टर्स रख के या स्कूलों में भी मास्टर्स रखे जाएंगे और उस फील्ड में वो आगे बढ़ जाएगा। छठी से आगे बढ़ेगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक की ऐसी योजना कुछ आई है कि उसमें भी आपको योग शिक्षा अनिवार्य है। तो वहीं कॉलेजों में भी हर एक कॉलेज में हर एक विषय के साथ योग को जोड़ने का ऐसा प्रावधान रखा गया है। लेकिन देखा जाए तो ये कागजों पे ही है। यहाँ मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ कि यहाँ देखा जाए तो ये कागजों पे ही है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि ये योग की भर्तियाँ कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, इसका क्या प्रारूप होगा और कैसे रखा जाएगा। पर यह है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार बोल रही है, सरकार की मंशा है, कृत संकल्प है सरकार योग को इस शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसे जोड़ा हुआ है। तो ये आपको आगे पीछे इसे शिक्षा के रूप में आना ही है। इतना कि मैं इस विषय पे अभी विराम कर रहा हूँ, लेकिन इसको आगे मैं फिर जोड़ूंगा। तो वहीं योग के शाब्दिक अर्थ पे चलें हम, तो योग के संदर्भ में महर्षि पतंजलि मुनि सर्वप्रथम उन्हीं का नाम आता है। लेकिन योग के बारे में देखा जाए तो ये तो बहुत ही प्राचीन है। पतंजलि मुनि से भी पूर्व से योग चला आ रहा है। ये वेदों के काल से है। हमारे ऋषि मुनियों ने जिसे भी उस समय किया था उसे हमने वेदों में उसे जोड़ा था। दर्शनों में भी है योग, कहीं सब जगह इसकी कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं दे सकते योग कब से आया। लेकिन पतंजलि को अपन सर्वप्रथम मानते हैं कि पतंजलि मुनि के समय से यदि योग को माने तो उन्होंने एक सिंपल एक परिभाषा दी है। 3 सूत्रों में उसने पूरे पतंजलि योग को कंप्लीट किया है। अतः योग अनुशासन, यानी हम अब योग के संदर्भ में योग के संबंधित अनुशासन, योग के अनुशासन की बात करते हैं। तो वहीं योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग जो होता है चित्त की वृत्ति का निरोध करता है। तो तीसरे सूत्र में वो कहते हैं तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, मतलब तब जाके दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो यहाँ मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ योग चित्त वृत्ति निरोध। यदि सिर्फ इस सूत्र को देखें तो योग चित्त वृत्ति निरोध यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, यानी हमारा चित्त मन जो विचलित है, मन में तमाम विचार आ रहे हैं, उन विचारों को रोकने थामने के लिए उसको बताया। तो वहीं देखा जाए तो पतंजलि मुनि ने पूरी तरह से जो इस शास्त्र की रचना करी तो मन को देखते हुए की। हम किसी और में योग का स्वरूप बहुत अलग ही ले लिया लोगों ने। आज की तारीख में जो योग चल रहा है मार्केट में, अब जो लोग समझ रहे हैं वो योग को सिर्फ त्रयंग योग समझ रहे हैं, 3 अंगों वाला योग समझ रहे हैं। वास्तव में योग तो अष्टांग योग है, 8 अंगों वाला योग है।
जो महर्षि पतंजलि जी ने जो अपनी उस रचना करी है योग की, वो 8 अंगों वाली है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो उनने पूरी स्टेप बनाई है, यानी 1 बाय 1 स्टेप आपको चलना है। लेकिन उसकी धारणा ये बन गई आपको आसन करना, प्राणायाम और ध्यान, हो गया योग। ये नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। यम नियम क्यों बनाए, आप यम नियम को लें। तो यम नियम क्या करता है, नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। यानी आपको नैतिक शिक्षा नहीं होगी तो फिर आपका यम नियम का, आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन नैतिक ही नहीं है, तो क्या मतलब है। तो जो हमारा भारत सरकार का, मैं उसी मैटर पे फिर आ रहा हूँ, जो नई शिक्षा नीति आ रही है, शिक्षा को तो जरूर जोड़ रहे हैं, योग को भी जोड़ना चाहते हैं, लेकिन योग को किस स्वरूप में जोड़ेंगे ये नहीं पता, लेकिन नैतिक शिक्षा जरूर जुड़ चुकी है। यानी उसके 2 पायदान तो आ रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा, यम नियम का पालन व्यक्ति यदि करता है तो आज जो मार्केट में चोरी चकारी हो रही है, चोरी के अलावा बलात्कार या इस तरह के जो केसेस होते हैं, उन पे थोड़ा सा थाम लगेगी। बच्चे को 6ठी कक्षा से यदि इस तरह की शिक्षा मिलेगी, नैतिक शिक्षा, यम नियम मिलेगा, तो उसके बराबर उसके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं देखा जाए तो हमारा आसन जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो प्राणायाम हमारे मानसिक बल को बढ़ाता है। प्राणायाम हमारे से साथ साथ प्रत्याहार जो है वह भी हमारे मानसिक रूप से उन्नति का कारक है। तो धारणा, ध्यान, समाधि पे हम जाते हैं तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति का कारक है। इस तरह से पतंजलि ने उन 8 अंगों में ही व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और इस प्रकार से मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, उसके अलावा सोशल भी बनाया, उसको सामाजिक भी बनाया। क्योंकि एक सामाजिक आदमी के पास ये सब चीज़ें होना चाहिए कि उसकी शारीरिक गठजोड़ भी अच्छा होना चाहिए, मन से भी वो स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहेगा ना, तभी तो वो अच्छे से लोगों से बातचीत कर पाएगा, नहीं तो उसको समाज से एक अलग रखा जाता है मानसिक। तो पतंजलि जो है आपको मानसिक भी स्वास्थ्य दे रहा है, शारीरिक भी दे रहा है, नैतिक भी बना रहा है। यानी आप नैतिकता रहेगी जब तो आप समाज में रह पाओगे, नैतिकता से बाहर रहोगे तो अलग गिनती में आओगे। उसके अलावा आप शारीरिक में आओगे तो आपका शारीरिक गठजोड़ अच्छा रहेगा, मजबूत रहेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति से आप जूझ सकते हैं। मानसिक भी आपका और सामाजिक, तब तो समाज को अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे। और इन सबका यदि गठजोड़ है तो आप बराबर से आध्यात्म की ओर बढ़ चले हैं। पर इन सब चीज़ों के बीच में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ती कैसे है। यदि वो किसी कॉम्प्लेक्स में रह रहा है या किसी स्थिति में कहीं काम कर रहा है, किसी जगह पर वह है, और वहाँ पे यदि सामाजिक व्यक्ति ने किसी प्रकार से उसको टोंड करना चालू करा, पहली स्थिति उसके भावनात्मक संवेदना पे यदि ठेस पहुँचती है तो उसका पूरा डिस्टर्ब हो जाता। तो यदि भावनात्मक है, कहीं काम करता है, किसी ने उसे रोज टोचना है, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तो उस पर वो प्रभाव आते हैं। वो प्रभाव यदि उस पर आता है तो वहीं अपन देखते हैं तो फिर उसके मन पे वो प्रभाव आता है। सबसे पहले प्रभाव कहाँ आया, मन पे। मन खराब हो गया उसका। अब मन खराब हो गया तो क्या होगा, अब मन खराब हो गया तो उसका असर कहाँ जाएगा, शरीर पे। और शरीर पे यह प्रभाव आया तो कहाँ जाएगा, ये रोग ले लेगा। अब जस्ट उल्टा रिटर्न चले, हम लोग योग के क्षेत्र में जा रहे हैं, योग कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा का पालन कर रहे हैं, तो पहले तो नैतिक बने। नैतिक शिक्षा के बाद हमारा शरीर मजबूत करा हमने और फिर मन भी मजबूत कर लिया। जब मन को मजबूत कर लिया तो सामने वाले ने हमें कुछ भी दिया, हमने नहीं लिया तो हमारे तक पहुंचा ही नहीं। आपको किसी ने गड्डी दी, आपने गड्डी ली नहीं तो गड्डी मिली क्या, नहीं मिली ना। आपको 100 रुपया दिया, आपने नहीं लिया तो आप तक नहीं पहुंचा। वैसे ही उस व्यक्ति को जब उधर से कोई कमेंट्स करेगा, सोशल व्यक्ति कमेंट्स करेगा, वो इस कान से उधर बाहर कर देगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि उस तक पहुंचा ही नहीं। यदि नहीं पहुंचेगा तो उसके फायदे मिलेंगे, वो मानसिक रूप से मजबूत होगा और ये सब मजबूती रहेगी तो योग के माध्यम से फिर वो आगे बढ़ेगा किस ओर, आध्यात्म की ओर। यह यात्रा बोलता है पतंजलि। पतंजलि मुनि इसीलिए कहते हैं कि आप यम नियम से चलो, यम नियम, फिर आसन से मजबूत करो, प्राणायाम और प्रत्याहार। और सबसे बड़ी बात पतंजलि एक और चीज बोलते हैं, उस पर कोई गौर नहीं करता है। आज की स्थिति में, आज की तारीख में योग की स्थिति ये बना दी, उसे आपने तरह तरह के खिलौने की तरह आसन करने की प्रोसेस बना दी। लेकिन पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसन हो, मतलब आसन स्थिर की अवस्था में करना चाहिए। जब तक आपका आसन स्थिर नहीं होगा, स्थिरता की स्थिति नहीं आएगी, तो आपका मन कहाँ स्थिर होगा। आप तरह तरह के आसन करेंगे, वो करें, लेकिन उसके पहले आपको स्थिर आसन की सबसे पहले अनुभूति जरूरी है। जब तक का आसन स्थिर नहीं होगा तो मन भी स्थिर नहीं होगा। स्थिर आसन की इसीलिए एक ही परिभाषा में पतंजलि ने बोलते हैं स्थिर सुखम आसन, स्थिरता जरूरी है, तभी तो मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो आगे की सारी व्यवस्थाएं स्थिर, तो वह भी जरूरी है। अब देखते हैं योग के को छात्रों से क्या अपेक्षा है। यहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन योग भी तो छात्रों से अपेक्षा जाता है। छात्र तो चाह ही रहा है कि मुझे ये नौकरी भी मिल जाए, ये भी, लेकिन योग क्या चाह रहा है? तो वही चाह रहा है कि जिस प्रकार से एक छात्र उन शिक्षा को अर्जन करता तो क्या सोचता है, ये शिक्षा मैंने ली तो इस शिक्षा से मेरे को रोजगार मिल जाना चाहिए। मान लो कोई बीई का बच्चा है, बीई का उसने कोर्स कर लिया और उसने सोचा मैं तो इंजीनियर बन जाऊंगा, लेकिन उसके साथ क्या है, उस कोर्स को उसने कैसे पढ़ा वो डिपेंड करता है। कोर्स करना एक अलग चीज़ है, वो कोर्स को गहराई से पढ़ना एक अलग चीज़ है। तो आपने यदि योग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप योग के क्षेत्र में जा रहे हैं, आप बच्चे हैं उसके या वो शिक्षक की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, तो पूरे मनोभाव से ग्रहण करें। मैं कहता हूँ हर विषय को, हर पुस्तक का गहन अध्ययन कीजिए। आप पारंपरिक जितने आसन हैं उनका अच्छे से अध्ययन कीजिए। जब तक आप पारंपरिक आसनों का आपको नॉलेज नहीं है, अभी विन्यासा योग चल रहा है, हठ योग चल रहा है, हार्ट योग चल रहा है, वाटर योग चल रहा है, तमाम सारे योग चल रहे हैं, लेकिन आप तो बेसिक तो पता हो कि वो आसन को रोकने से आपके शरीर पे क्या लाभ होंगे। एक छोटा सा आसन ही आपके शरीर पे बहुत लाभ कर देता है। आप मात्र 45 डिग्री उत्तान पादासन करके देख लें। उत्तान पादासन जैसी चीज यदि करते हैं और बराबर उसको 1 मिनट का टाइम देंगे, 30 सेकंड का टाइम देंगे, तो आपके शरीर में परिवर्तन दिखेगा। पर यहाँ तो उसी 45 डिग्री को 50 बार करा दिया तो वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको पहले तो ये देखना है कि वो शरीर पे कहाँ प्रभाव कितना कर रहा है। ये 45 डिग्री एक छोटा सा आसन है, ऐसे कई आसन हैं, उन आसनों का आप प्रॉपर यूज करेंगे तो आपको बराबर फायदा मिलेगा। और वही पतंजलि की बात है, यहाँ स्थिर सुखम, स्थिरता से रोकिए ना, उसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। पर कहते हमको तो योग कर रहे हैं कुछ फायदा नहीं मिलता। तो जो आज बच्चे आ रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कई बच्चों का आजकल सोच ये रहता है खाली ये डिग्री कर लो, हो गया काम, जॉब मिल जाएगा। फिर बोलते हैं योग करने से हमको तो, शिक्षा करने से हमको तो जॉब मिल ही नहीं रहा। तो योग आपसे, योग भी अपेक्षा रखता है, बच्चा तो अपेक्षा रखता है, लेकिन अब आप आने में इस चीज को आपको समझना है कि यदि आपको, जब तक आप इस चीज को गहराई से नहीं पढ़ेंगे, इतने अच्छे अच्छे शास्त्र है योग में, हमारे विषय इतने अच्छे कंटेंट्स बने हुए हैं। भगवत गीता है, भगवत गीता को अच्छे से पढ़ें, प्रबंधन सिखाता है पूरा। आप हठ प्रदीपिका पढ़ें, हठ प्रदीपिका को अच्छे से पढ़ें, गहरण संहिता को पढ़ें, इतने सारे कंटेंट्स दिए हैं, उनको पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलना ही है। कौन कहता है कि थेरेपी नहीं बनती, उसी के अंदर से थेरेपी निकलती है। यदि आप गहन अध्ययन करेंगे, गहन अच्छे से आसनों का नॉलेज रखेंगे, खूब अच्छे से एक बहुत अच्छे आप बन सकते हैं थेरेपिस्ट भी योग के, बिल्कुल बन सकते हैं। तो वहीं पर हम देखें तो छात्रों की योग से क्या अपेक्षा है, छात्र भी योग से अपेक्षा रखता है। तो अब बात आती है कि छात्र की क्या अपेक्षा है। छात्र बोलता है कि मुझे रोजगार मिले, तो रोजगार, पहला उसने काम क्या कर लिया, छात्र ने पहली स्टेप पार करी कि पढ़ाई अच्छी करी, नॉलेज अच्छा ग्रहण करा, बहुत अच्छे से गहराई से उसको नॉलेज है, तो वो जहाँ जाएगा वो फेल नहीं होगा। यानी फिर उसको क्या करना है, योग प्रशिक्षण के, जब तक कि सरकार कोई जॉब नहीं निकालती है तब तक आप खाली नहीं रहेंगे। आपके पास ऐसे वर्क हैं जिनके माध्यम से आप बहुत आगे जा सकते हैं। लाइक आप योग प्रशिक्षण के कार्य में लग जाएं, कहीं भी योग प्रशिक्षण दे सकते हैं आप। योग चिकित्सा का क्षेत्र आपके लिए खुला है, आप ऐसा नहीं, योग के साथ चिकित्सा भी हो सकती है, लेकिन सीधे नहीं, उसके लिए आपको और भी नॉलेज लेना पड़ेगा। आपको योग चिकित्सा शब्द जोड़ने से आजकल हर आदमी अपने को थेरेपिस्ट कहता है, लेकिन ऐसा नहीं। आपको योग चिकित्सा से आपको शरीर रचना क्रिया विज्ञान का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। पूछ रहे हैं किडनी कहाँ है तो बता रहे घुटने में, तो वो नहीं होना। आपको शारीरिक जो गठजोड़ है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर में जो ऑर्गन्स है कौन सा वो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, कौन सा आसन करने से कौन से ऑर्गन्स पे क्या प्रभाव कर पड़ रहा है, और कब उस पर दबाव आ रहा है, कब उस पर खिंचाव आ रहा है, इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। यह नहीं करेंगे जब तक आप कैसे उसका फायदा मिलेगा, फिर कहते हम तो योग कर रहे हैं हमको तो फायदा मिला ही नहीं। तो ये सब चीजें होना आपके पास अनिवार्य है। तो इसलिए अच्छे से योग, भले रोज आप प्रैक्टिस, सबसे मस्ट क्या है, जो योगी है ना उसको खुद को योग करना बहुत अनिवार्य है। यदि वो योगी योग नहीं कर रहा, योगाचार्य बन गया है या आचार्य लिख रहा है, जो भी कर रहा है, बहुत बड़े बड़े अक्षर लिख रहा है, लेकिन खुद ही योग नहीं कर रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा योग साधक भी योग बहुत अच्छा कर सकता है, बस वो सिस्टम से करे, रिजल्ट मिलना ही है। कोई ऐसी ताकत नहीं मिले, इतने वर्षों से भी मिल ही रहे ना। तो आप देखें योग के परामर्श के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। कई लोग परामर्श भी चाहते हैं, जरूरी नहीं वो योग करेंगे, परामर्श के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। आप किसी रिसोर्ट्स में जाके योग सिखा सकते हैं। आपके पास होटल्स खुले, किसी होटल्स में भी आप योग सिखा सकते हैं, वहाँ भी बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं। आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हुए बड़े बड़े शहरों में, आप स्पोर्ट्स सेंटरों में जाकर, वहाँ कॉम्प्लेक्सों में जाकर योग सिखा सकते हैं। आपके पास और देखा जाए तो उसके अलावा प्राइवेट योग सेंटर आपका खुद का खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आपके साथ जनरल क्लासेस ले सकते हैं बहुत सारी स्वयं की, उनके माध्यम से आप जा सकते हैं।
के और भी साधन है, जैसे विभिन्न आज की तारीख में शहरों में बहुत बड़े बड़े कॉल सेंटर्स आ गए हैं, तो आप कॉल सेंटरों पे जाकर भी ये करा सकते हैं। वहां पर व्यक्ति लगातार बैठा रहता है कई घंटे, तो आप कुछ आसन ऐसे करा सकते हैं जिनके उनके स्पाइनल कॉर्ड में मूवमेंट हो, है ना। कुछ ऐसी ध्यान के छोटे छोटे चीजें बता सकते हैं उनको, इससे उनका मन रिलैक्स होगा। कंटिन्यूस कान में वो लगा के और सुनते रहते हैं ईयरफोन, तो उस कारण उनको प्रॉब्लम आती है। तो मन शांत होगा तो वो और अच्छे से काम कर पाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। आपका और भी साधन है, विभिन्न आसपास के क्षेत्रों में कंपनी है हमारे आसपास, पीथमपुर है, जहां भी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं आपके आसपास के एरिया में जरूर कोई फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। किसी रहवासी संघ से आप बात कर सकते हैं, वहां जाके भी आप इसको शिक्षा को दे सकते हैं। किसी ऑफिस में जाके योग प्रशिक्षण दे सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाके बात कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास रास्ता खुला है, ऐसा नहीं। आप बैंकों में जा सकते हैं, बैंक में भी कई ऐसी जगहें हैं, बैंक के अधिकारी हैं, उनसे बात करके वहां पे योग शिक्षा दे सकते हैं। और देखा जाए तो बीमा ऑफिसेज है, इनकम टैक्स ऑफिस है, आदि में जाकर आप उनके अधिकारीगण से मिलकर और अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास ऐसे साधन बहुत सारे हैं जिनके माध्यम से आप अपने योग के कार्य को बढ़ा सकते हैं। तो इसके पश्चात अब इस रोजगार की प्राप्ति हेतु क्या करें, यह भी स्थिति है कि आपके द्वारा अपनी उच्च शिक्षा से संबद्ध अन्य छात्रों का एक संघ या श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। आप जिस इस लेवल के जो पढ़े हुए लोग हैं उन्हें देंगे। यदि मास्टर्स वाले हैं तो मास्टरों का एक ग्रुप बनाएं, या फिर आपके डिप्लोमा वालों का एक ग्रुप बनाएं। कई लोगों की एक श्रृंखला बन सकती है। वह श्रृंखला बनकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन किया जा सकता है कि माननीय, आप पूरे देश विदेश में तो योग को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे इंसान के लिए क्या है, हमारे व्यक्ति के लिए क्या है, जो एमए कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, डीलिट कर रहा है, वो क्या घर बैठेगा? तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको बराबर चैनल्स बनानी पड़ेगी, बराबर रिपोर्टिंग बनाना पड़ेगी। पीएम ऑफिस पे भेजें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजें, सबसे निवेदन करें कि भाई हम ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमारे किस काम की है? हमारे काम की तो है, हमारा शरीर तो हम स्वस्थ रख लेंगे, लेकिन आम जन का हम स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं, उसके लिए क्या? आज आप देखें, इतनी बड़ी त्रासदी आई है, इतनी बड़ी महामारी आई कोविड-19, उसमें काम क्या आ रहा है? योग, आसन काम आ रहे हैं, प्राणायाम, और सबसे ज्यादा प्राणायाम काम आ रहा है। क्यों आ रहा है? शुद्धि क्रियाएं काम आ रही है ना, नेति आ रही है, वो काम आ रही है। यदि ये हमारे पास नहीं होता तो हम कैसे अपन इसको कवर करते हैं? तो आज कोविड को कैसे कवर करा हमने? प्राणायाम के माध्यम से कवर करा। तो यह सब चीजें आप दर्शाई जा सकती है, आप बता सकते हैं कि भाई आज हम कोविड को क्यों जीत पा रहे हैं, वो इन्हीं के कारण से जीत पा रहे हैं। तो भाई इस शिक्षा को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए, और इसको करने के साथ हमें साथ साथ में हमारे लिए रोजगार का क्या साधन है, मैं ऐसे कुछ और साधन बता सकता हूँ। इन साधनों से भी हम लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई विभाग हैं जहाँ पर ऑलरेडी कई ऑफिसेस खाली रहते हैं, जगह रहती है, लेकिन वहाँ पे चालू नहीं हुआ अभी तक। जैसे कि लाइक आप एक सिक्योरिटी गार्ड को देख लीजिए, या फिर एक ट्रैफिक पुलिस वाले को देख लीजिए, या किसी रेलवे के पोस्ट ऑफिस के पर्सन को देख लीजिए। जो रेलवे का पोस्ट ऑफिस होता है आरएमएस, उसके अंदर जो आदमी वर्क करता है, पूरे देश की छोटी छोटी चिट्ठियां उसके ऑफिस में आती है, और वो चिट्ठियां आने में उसमें धूल डस्ट इतनी होती है कि उस डस्ट उसके द्वारा नाक में जाती है, और आज वो अस्थमा का पेशेंट होता है। तो ऐसे पेशेंट हो रहा है। या फिर एक ट्रैफिक पुलिस को देखिए, वो चौराहे पे खड़े होकर इतना पूरे टाइम 6 घंटे 8 घंटे वर्क कर रहा है, उस समय भी उसकी नाक में वो धूल और डस्ट जा रही है। तो यहाँ पे हमारा योग क्या करेगा? हमारे योग में शुद्धि क्रियाएं हैं। ये शुद्धि क्रियाएं हम निरंतर सिखा के, जिसमें नेति क्रिया, जल नेति, रवण नेति और कुंजल, इन क्रियाओं का सहयोग प्लस प्राणायाम का सहयोग लेके आज उसको अस्थमा से बचा सकते हैं। पर ये तभी होगा ना जब हम उसे बताएंगे, उस चीज को पेपर पे प्लान करके बताएंगे भी ये चीज का इसको यहाँ ये फायदा होगा। इस तरह से ऐसे कई रोग ठीक हो जाते। ऐसे कई जगह हैं, जैसे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, वहां पे हम योग को शिक्षा दी जा सकती है। रेलवे ट्रेनिंग होते हैं, आयकर्स की ट्रेनिंग वालों के ऑफिस होते हैं, बैंकिंग ट्रेनिंग सेक्टर होते हैं, कई हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटलों में भी एक हॉल बनाया जा सकता है। वहां भी जो आपके पेशेंट है, पेशेंट के साथ में जो सपोर्टिंग आता है पर्सन, अटेंडर उसका, वो भी योग सीखे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से तमाम जगह हैं जहां पर आपको योग के माध्यम से, तो इस चीज को अवगत आप माननीय मंत्री महोदय को करवाएं, या जगह जगह जहां भी आपकी पहुंच हो सकती है अपने स्तर से जहां से पहुंच आप, और खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल इसके लिए कृत संकल्पित है योग के लिए, और हम चाहेंगे कि हमारे लिए ये भी एक खुशखबरी जल्द आए। जिस तरह से हम सब श्रृंखला बना के पूरे भारतवर्ष से लगेंगे, तो जरूर हमारे लिए एक खुशखबरी आएगी जॉब की।
भाई मेरी एज के हिसाब से जोड़े तो ठीक है, लेकिन बाकी आने वाले बच्चों का क्या? मेन तो मैं इस शिक्षक दिवस में उनके लिए यही एक सबसे ज़्यादा चाहूँगा कि उनके लिए कि अगले वर्षों तक जल्दी जल्दी योग में जॉब आए और उनको मिले, इसका फायदा मिले योग शिक्षा का ग्रहण करने का। इसके बाद मैं अब आ रहा हूँ अपने विषय के थोड़े से पार्ट, जो दूसरा है समय की बाध्यता है। मधुमेह रोग के बारे में चाहा था कि मधुमेह रोग के बारे में आज सर कुछ बोलें। तो मधुमेह रोग के संदर्भ में आप जितना काफ़ी लोग इसका जानते ही हैं, पर थोड़ा बहुत मैं इसकी जानकारी देता हूँ कि सर्वप्रथम तो मधुमेह रोग का कारण क्या है और लक्षण क्या है। मुख्य कारण है मधुमेह रोग का पेनक्रियास ग्रंथि, जो शरीर में पाई जाती है आपके लेफ्ट साइड में, इस तरफ पेनक्रियास। ये जो पेनक्रियास ग्रंथि होती है वो थोड़ी सी चपटी होती है, देखा जाए तो करेले की आकृति की बताई जाती है इसको। ये जो पेनक्रियास ग्रंथि है इसे क्रोन ग्रंथि भी बोलते हैं, अग्नाशय भी कई लोग बोलते हैं। इस ग्रंथि से इंसुलिन नामक जो स्त्राव है वह निकलता है। यह हार्मोन हमारी बॉडी में जो हम भोजन करते हैं, भोजन से ग्लूकोज बनता है, जो शर्करा बनती है, उस शर्करा को बराबर जगह पर पहुंचाने का वर्क करता है। लेकिन जब तक ये इंसुलिन बनता रहेगा हमारी बॉडी व्यवस्थित वर्क करती रहेगी। लेकिन जिस दिन इसने वर्किंग करना बंद कर दिया, यानी हमारी पेनक्रियास के अंदर से इंसुलिन निकलना बंद हो गया, कम बनने लग गया, तो फिर हमारा धीरे धीरे शुगर की स्थिति बढ़ने लगी, लेवल बढ़ने लग जाएगा। तब क्या करना है? और भी कुछ कारण होते हैं शुगर रोग, यह मधुमेह रोग आने के। जैसे मधुमेह रोग आपकी अनियमित जीवन शैली से आते हैं। देर रात सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 2:30 बजे सो रहे हैं, खाना रात को खा रहे हैं, 12 बजे बाद तो भोजन ही चालू हो रहा है। आप बेचारा जब उस समय आपके लीवर को आराम करने का टाइम है, उस समय 12:30 बजे आपने बढ़िया भुजिया तला और खा लिया, तो क्या करेगा उस समय? उसकी तो बड़ी हालत खराब हो गई। तो ऐसे आपको एक तो अनियमित जीवन शैली है, दूसरा अनुवांशिकी कारण भी है। आपके मदर फादर को था, आपके दादा दादी को था, नाना नानी को था, किसी ना किसी स्वरूप में पेरेंटल आ जाती है। तीसरा मोटापा, आज की तरह मोटापा भी एक महारोग है। तनाव भरी जीवन शैली है, बहुत सारा तनाव है हर आदमी को। किसी को आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम, दुखी तो है ही, कोई ना कोई दुख तनाव लेके चल रहा है। उसके अलावा खान पान भी है। आपका खान पान पास्ता खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको सात्विक भोजन की जगह, वो भी एक नुकसान का कारक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण मैंने जो पहले बताया आपको, वो तो बताया पेनक्रियास। उसके अलावा ये भी एक कारण है। और जब लक्षण पे देखे जाए तो इसको जानने के लिए लक्षण देखे जाए तो बार बार पेशाब आती है व्यक्ति को, एक ये इस रोग होने पर पेशाब बार बार आती है, आंखों से धुंधला दिखाई देना पड़ता है, मुंह बार बार सूखता है, प्यास बार बार लगती है, उस कारण से थकान महसूस होने लगती है, शरीर में जो है आपका क्षीण हो जाता है, कमजोरी महसूस होने लगती है, पैरों में दर्द रहने लगता है, निंद्रा भी आती है, निंद्रा की कमी हो जाती है और व्यक्ति विचलित रहता है, तनाव में रहता है। तो मधुमेह का उपचार कैसे करें? अब चर्चा ये, मधुमेह के उपचार के लिए हम यदि योग शिक्षक के माध्यम से करना है तो एक योग शिक्षक को मूलतः एक चीज़ तो विशेष ध्यान रखनी है, अपना मधुमेह का जो भी रेस्पेक्टेड पर्सन है जिसने आपको बुलाया है कि भैया आपसे हमको मधुमेह रोग के संदर्भ में ट्रीटमेंट चाहिए, तो हम ट्रीटमेंट तो करते नहीं हैं, हम उसको उस शुगर को कम करने में सहयोग करते हैं या कंट्रोल करने में सहयोग करते हैं। हम कोई चिकित्सक नहीं हैं। योग को हम ये ना माने कि योग कोई चिकित्सा है। योग के आसन जो होते हैं वो उस बीमारी को रोकने में सहयोग करते हैं, इतना माने, ना कि आप ये समझे कि आप बड़े चिकित्सक हो गए, आप जिस चाहे वैसा ट्रीटमेंट कर देंगे। उसके लिए हमारे एलोपैथी के डॉक्टर बने हुए हैं। लेकिन योग शिक्षा के माध्यम से आप यह ग्रहण कर लेते हैं, आपको ये पता लग जाता है कि इन्हीं आसनों का इसी तरह से इन्हीं ऑर्गन्स पे ये प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव पड़ने से इस बीमारी पर इस हद तक हम रुक सकते हैं। किसी को आप ये कमिट ना करें कि सर मैं आपको योग कराने आ रहा तो आपकी शुगर ठीक कर दूंगा, पता लगा वो आपको ठीक कर देगा। आपको उतना ही कमिट करना है, किसी के पास जाना है भाई बराबर कि मैं इसमें सहयोग करूंगा आपके, कि आपकी दवाइयाँ कम हो जाए, आपके जो इंसुलिन है उस पर कंट्रोल हो, आपकी शुगर है उस पर कंट्रोल हो। इसके लिए हम योग के माध्यम से सहयोग करेंगे और साथ में अल्टरनेट थेरेपी का भी उपयोग करेंगे। एक योग के ही माध्यम से कभी आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। आपको योग के अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा होती है, एक्यूप्रेशर है ना, इन सब थेरेपियों को भी साथ में आपको चलाना होगा। इनके साथ आप शुगर पे किसी के काफ़ी कुछ हद तक लाभ ले सकते हैं।
सबसे पहले आपको एक ही शर्त रखना है, किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन ने यदि आपको बुलाया है तो उसके पास आपको उसके पूरी कंप्लीट डिटेल्स लेना है। कभी भी आप ऐसा ना करें सीधे उसने फोन करा कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है सर, कल से योग कराने आ जाइए, और आप सीधे गए और योग कराना चालू करें। पहली शर्त, आप खुद योग करते हैं कि नहीं, पहले तो ये देखो। आप रोज करते हैं योग तो आप भागीदारी हैं, उसको जाके योग कराएं, पहली चीज। दूसरा, आप जा रहे हैं तो आप बराबर से उसके सारे पेपर्स देखें। उसके पहले मैंने आपको बोला है कि शरीर रचना क्रिया विज्ञान का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है आपको। कौन सा अंग कहाँ है, कौन सा अंग क्या कार्य करता है, उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, साथ में उसकी रिपोर्ट्स की जानकारी होना जरूरी है कि आपने सुबह खाने के पहले की रिपोर्ट्स कितनी होना चाहिए, खाने के बाद की रिपोर्ट्स कितनी होनी चाहिए, 3 मंथ्स वाली रिपोर्ट्स के क्या उपयोग होते हैं, किस किस तरह से रिपोर्ट्स काम करती है, कितनी शुगर होने पर पता लगता है कि ये शुगर का पेशेंट है या नहीं है, कितनी खाने के बाद वाली, और ये सब का जानकारी होना जरूरी है। क्या कारण है, काज, सब पता होना चाहिए। उसके बाद आप जा रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति है जो उसके बाद एक ही बीमारी नहीं होती है, वो लिए गए लेकिन वो कई बार पेशेंट आपसे छिपाता है, तो आपको उसकी फर्स्ट डे पूरी स्टोरी लेना है। 15 मिनट नहीं 20 मिनट बैठेंगे आप, पर पूरी डिटेल लेंगे, उससे आपके हर स्थिति को पूछेंगे। क्या कारण है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका कार्यशैली कैसी है, सोता कब है, खाता क्या है, पीता क्या है, रहने का, और उसका वर्किंग स्टाइल कैसा है, सभी चीज उसकी दिनचर्या पूरी आपको पूछनी है। कहीं उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कहीं उसे अल्सर तो नहीं है, किसी प्रकार का उसको छाला वगैरह नहीं, पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कहीं कहीं रॉड वगैरह तो नहीं डली हुई है। शरीर के हर अंग हर स्थिति की जानकारी होना, तब ही उसे आप पूरा, आपको सेटिस्फेक्शन हो, सारी जानकारी लें, उसके बाद आप क्लास चालू करने के लिए हामी भरें। दूसरी शर्त ये करने के बाद, पहली शर्त ये कि आपको सारी जानकारी लेना है, उसके बाद आपसे उससे ये पूछना है कि आप पैदल चलते हैं या नहीं। शुगर पेशेंट के केस में ये देखा जाता है कि वो सबसे बड़ी स्थिति है कि कार्य करने में थोड़ा आलस्य उत्पन्न होता है उसका, वो आलस्य भरपूर मात्रा में भरा रहता है, वो चलेगा नहीं, आपको चलाना पड़ेगा। वो एक बात अलग होगी कि उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, घुटने में दर्द है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक सामान्य कम एज के व्यक्ति यदि शुगर हो गई है तो आप उसे पैदल भी चलवाएंगे। उसे पैदल चलना बहुत आवश्यक है। यदि वो रोज पैदल चलता है तो वैसे ही वो शुगर को कंट्रोल करने में काफी सहायक हो जाएगा। आपका योग जो है उसमें सहयोग करेगा, अटैच हो जाएगी। नहीं, जब तक आप पैदल नहीं चलाएंगे तो आप रोज योग कराते रहे, वो रोज बोलेगा सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आपको पैदल अनिवार्य रूप से चलाना है, चाहे उसे शुरुआत 10 मिनट से करें, 20 मिनट से करें, 30 मिनट से करें, धीरे धीरे उसकी शारीरिक स्थिति के हिसाब से 45 मिनट पे लाएं, तो आधा काम आपका हो गया। उधर शुगर उसने रोज जो खाएगा वो रोज वही जला देगा। फिर आपको यदि देखें योगासन से इसको कैसे सहयोग करें कंट्रोल करने में, तो सबसे पहले शुद्धि क्रिया, हमारी शुद्धि क्रिया बहुत काम करती है इसमें। कैसे, कुंजल कराएंगे तो उसको यूरिक अम्ल वगैरह सब उससे क्लियर हो जाएगा। कपालभाति कराएंगे, और अग्निसार तो इसमें मस्ट है। यदि आप अग्निसार, यानी आपकी अग्नि तो कम हुई है, क्या हुआ, अग्नाशय काम कम कर रहा है, यानी कि आपकी पेनक्रियास कम काम कर रही है, आपने अग्निसार रोज कराया, उसको अग्निसार आपका काम करेगा तो पेनक्रियास पे भी इफेक्ट आएगा। वहीं पे नौली कराई जाए, यदि नौली करना संभव है उसके लिए तो नौली कराई जा सकती है। इन सब के साथ मेन चीज ये ध्यान रखने की, जितनी भी चीजें हैं वो जो भी योग साधक सुन रहे हैं वो तो ये नियम का पालन करें, लेकिन जो योग से अलग है और योग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक ही नियम है कि योग किसी भी योग शिक्षक के सामने रहकर ये सब चीजें करें, जितनी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। यदि योग शिक्षक नहीं है तो आप अपने से ना कुछ भी करें। तो आपको करना क्या है, नौली, उसके बाद आता है एनिमा। ये हमारी शुद्धि क्रिया हठ प्रदीपिका पुस्तक में दिया हुआ है और गैरंट संहिता में। अब ये थेरेपी कहाँ से है, अपनी ही तो किताब में ही। यदि आपने ये किताब पढ़ी होती, अच्छे से पढ़ा होता, तो आप खुद बोलेंगे अरे ये तो थेरेपी इसमें थी, मुझे तो उन सर ने बोला, इन सर ने बोला, मैंने वहां यूट्यूब पे देखा, उसमें तो ये कराया था तो मुझे ये करते आया। नहीं, आप उस बुक को पढ़ो, है उसमें सब कुछ है ना। आपको कुंजल कपालभाति के बारे में अच्छे से बताया हुआ, बहुत अच्छे से, एक बार नहीं 2 बार पढ़े उस पुस्तक को, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। ठीक है। पैदल चलने के लिए इसमें बताया, किसी ने क्वेश्चन किया कि पैदल कब चलना चाहिए। पैदल चलने का रूल्स ये है कि मैं योग तभी करूंगा जब आप पैदल चल के आएंगे। तो आपको पैदल तभी, वो आपकी शर्त ये रहेगी, नहीं तो वो चल के नहीं आए, बोले सर मैं बाद में चल लूंगा। नहीं, आप चल के आए तो मैं आ रहा हूं, नहीं तो नहीं आ रहा हूं, तभी चलेगा।
अब आती है बात, किसी ने क्वेश्चन करा था, इसमें मेरे सामने दिख रहा है कि हार्ट पेशेंट को अग्निसार कराएं या नहीं कराएं। तो ये सब चीजें मैं आपको आखिरी में बताऊंगा किसके लिए क्या कराएं। तो आपका आया एनीमा, इसमें मस्ट एनीमा, बड़ी आंत आपकी खाली रहती है, पेट खाली रहेगा, खाने का पाचन होगा प्रॉपर से, आपका कब्जियत नहीं बनेगी। पता भी ऐसे ही लगता है, कई लोगों को कई साल तक कब्जियत बनी रहती है लेकिन वो महसूस नहीं करते, उसको चलाते रहते हैं तो उसके बाद पता लगता है उनको शुगर हो गई। तो ये चीज़ें, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि खाने चबा चबा के नहीं खा रहे हैं। खाना चबा के खाएंगे तो आधा काम तो वहीं हो गया, आपने उसे चबा के ही नहीं खा रहा आदमी। ऑफिस जाने की इतनी जल्दी, सीधे खाना खा लिया चल दिए, तो वो भी नहीं है ना। अब आते हैं अपन इसके आसनों के समूह। पहला शुद्धि क्रियाएं बताई गई हमारी, सीधे हठ पदीपे का उठा लें। तो हठ पदीका में आपको शुद्धि क्रिया के लिए पहले बल दिया गया। फिर आसन पे आते हैं। आसन में कुछ ऐसे आसन हैं जो हमारी पेनक्रियाज पे प्रभाव करते हैं। मैं सारे आसन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे आसन हैं जो हमारे पेनक्रियाज वाले हिस्से, खास करके हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रभाव करते हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स पे जो प्रभाव करते हैं आसन, वो कैसे हैं? जैसे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन हमारी बड़ी आंत पे बहुत अच्छा प्रभाव करता है, बहुत बढ़िया से। कॉन्स्टिपेशन की समस्या में भी प्रभाव करेगा, उसको फायदा करेगा। तो वहीं अर्धहलासन, अर्धहलासन ये 90 डिग्री, उसका पैर ऊपर जा रहा है, उस समय भी आप ऑर्गन्स पे देखेंगे, उन्हीं ऑर्गन्स पे दबाव बन रहा है। यानी निचले आपकी नाभि से लेके आपके जो पेनक्रियाज तक का एरिया है, उस एरिया में पूरे में दबाव बना रहेगा और तेजी से रक्त यहाँ पे आएगा। बहुत सारा रक्त यहाँ एकत्रित होता है, जब हम पैर सीधे करते हैं तेजी से शुद्ध रक्त वापस जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कुछ ऐसे आसन है जो हर आदमी से संभव नहीं, लेकिन जो कर सकते हैं उनके लिए विपरीत करणी आसन करने के पहले हम 90 डिग्री पर जाते हैं और 90 डिग्री के बाद हमारा शरीर इस लेवल पे आ जाता है, इस तरह से। ये पैर मेरे ये थे, ये पैर आए और आने के पीछे गए, यानी इस एंगल पे आपका पैर आ जाता है। ठीक है, इस एंगल पे पैर आया तो इस समय आपकी जो बॉडी है, इस पे पेनक्रियाज पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये एंगल पे आप रुकवा सकते हैं, लेकिन योग शिक्षक, इसीलिए मैंने पॉइंट दिया आपको, योग शिक्षक सामने ना हो जब तक कुछ ना करें। ठीक है, हलासन भी इसमें बहुत फायदेमंद है, बशर्ते ये देखा जाए कि उस व्यक्ति को कहीं सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट का पेशेंट तो नहीं है, अस्थमा का पेशेंट तो नहीं है। पता लगे कि वो शुगर उसकी ठीक करने गए और दूसरे 3 रोग बढ़ा दिए। तो इसीलिए एक अच्छे योग चिकित्सक बनने के लिए आपको हर आसन के ये भी पता होना चाहिए नुकसान क्या है, फायदे क्या है, किसको करना है, किसको नहीं करना, किस पोजीशन में करना, किस पोजीशन में नहीं करना। कई स्थितियां ऐसी भी होती कि वो उस आसन में ना कराते हुए उसे हम सपोर्टिंग थेरेपी से भी करा सकते हैं। पर कौन सी सपोर्टिंग थेरेपी, कौन से उसके अलावा सपोर्टिंग आइटम लगेंगे, किसकी आवश्यकता होगी, वह पहले से जुटाना पड़ेगा, उसको वैसी ही चीजें दी जाएगी तो उसको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब हम आते हैं हलासन के बाद, जैसे नौकासन। नौकासन ऐसा है कि इसको एक लेवल पे बनता है, दोनों तरफ से पैर और हाथ और शरीर उठता है तो आपका नाभि और नाभि के आसपास के सारे अंगों पे प्रभाव होता है। यानी ये भी वही ऑर्गन्स हो गए, इन पर भी रक्त की मात्रा अच्छी मिली, यहाँ भी पेनक्रियाज प्रभावित हो सकती है। उसके अलावा देखिए तो पवन मुक्तासन, जब दोनों पैरों को मोड़ के लाया जाता है, प्रेस करके दबाया जाता है। आप बोलेंगे यहाँ पर कि यार ये बीपी वाले को कराना है, ये तो बीपी वाला, उसको कैसे कराएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका सिर नीचे रखना है। ठीक है, गर्दन नहीं उठाना है, यदि आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो गर्दन नहीं उठाना है। अब तो हो गया ना इजी, आपने दोनों पैर से दबा दिया, पवन मुक्तासन की स्थिति बना दी और रोके रखा, तो भी आपका वही पेनक्रियाज पे इफेक्ट आ रहा है। आप देखते हैं तो पेट के बल किए जाने वाला आसन, जिसमें आपके भुजंगासन, जनरली सभी कर लेते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के अलावा है विपरीत नौकासन, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर लेके, वो भी दबाव करता है। लेकिन वहीं देखा जाएगा कि कहीं हर्निया का पेशेंट तो नहीं है, नहीं तो वो पैर ऊपर लेके जा रहे हैं और पीछे हर्निया की दिक्कत हो रही है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। आगे देखते तो बैठकर किए जाने में कुछ आसन ऐसे जो मस्त है, बहुत अच्छे हैं इसके लिए, मधुमेह रोग के लिए, जैसे वक्रासन। वक्रासन मधुमेह रोग तो ठीक करता ही है, कमर दर्द में भी लाभ करता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी फायदा करता है, अन्य कई ऐसी बीमारियों में भी फायदा करता है। तो वहीं देखा जाए अर्धमस्यन आसन, जिसका कि जनरली पेपर में हर आदमी एक ही आसन देखता है, बोलता है ये आसन देख के हमको बहुत लाभ हुआ, तो वो बोलते हैं मधुमेह के लिए ये आसन बनाने की आसन है कि मैं आपको इतने सारे आसन बता रहा हूँ, ये सब मधुमेह में सहयोग करते हैं, तो मधुमेह रोग को दूर करने में सहयोग करते हैं। तो ये देखें आप, तो अर्धमस्यन आसन, जो कि एक बार आपके लीवर पे अच्छे से प्रेशर करता है, एक बार आपके पेनक्रियाज पर प्रभाव करता है। दोनों ही पर अच्छा प्रभाव होगा, लीवर भी अच्छे से फंक्शन करेगा, पेनक्रियाज भी अपना इंसुलिन बराबर से सीक्रेट करेगी। नई बीमारी हुई करते रहेंगे तो भी वह स्वस्थ रहेगा, और हो गई है तो उसको कंट्रोल में सहयोग करेगा। वहीं पे मंडूकासन, स्वामी रामदेव जी भी इसको विशेष रूप से बताते हैं मंडूकासन के प्रति। शशांक आसन, शशक आसन, सामने झुक के, जानु सिरासन, पश्चिमोत्तान आसन,
और एक उदर आकर्षण, यानी उदर आकर्षण की पोजीशन क्या है, टॉयलेट पोस्चर, यानी आप बैठते हैं टॉयलेट में, उसी स्थिति में सामान्य में बैठेंगे, दोनों हाथ से दोनों पैरों को दबाएं, या ये कुछ देर के लिए समझने की जब आप लेट के पवन मुक्तासन कर रहे थे तब कैसे थे कि आपकी सिर नीचे था और दोनों हाथ से दोनों पैरों को दबाया था। यही पोजीशन यदि आप बैठ के करेंगे तो क्या होगा, बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को दबाएंगे और वैसे ही गर्दन फ्री हो जाएगी, अब जमीन पर नहीं रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी और आप आराम से पैरों से दोनों पेट को दबा के, ये उदर आकर्षण की स्थिति है। एक और आसन है पाद हस्तासन, लेकिन ध्यान सब में रहेगा, मान लो पाद हस्तासन करने का लेकिन कमर दर्द का पेशेंट, तो उसका ख्याल रखा जाएगा कि नहीं इसको कमर दर्द है, इसको बीपी का प्रॉब्लम है या इस तरह की दिक्कत है। इस तरह से ही आपका आसन करने के बाद एक होता है शवासन की स्थिति, शवासन में भी आराम करना आपको खूब, ये आपको बॉडी को रिलैक्स करेगा, मजबूत करेगा और आपके आर्गन्स को भी अच्छे से तैयार करेगा। तो वहीं बंद पे आते हैं, यह भी आपकी एक ही पुस्तक में हटपति का ही इतनी महत्वपूर्ण है कि उसमें बंद बताया, उड्डयन बंद। आप बंद देखा जाएगा, हार्ट का पेशेंट तो नहीं है, इन सब का आपको बिल्कुल शुरू दिन ही इसीलिए डिटेल ले ली जाती है किस किस को क्या है, तब आपको नहीं करना है। उड्डयन बंद कराने से आपके जो आर्गन्स हैं उसके अंदर से अशुद्ध रक्त तेजी से बाहर आता है और जब हम वापस आते हैं तो तेजी से शुद्ध रक्त अंदर जाता है, शुद्ध वाला, अशुद्ध रक्त बाहर आता है, तेजी से शुद्ध रक्त अंदर जाता है। इस तरह से आपकी जो आर्गन्स है उनकी क्षमता अच्छी बनती है, वो अच्छे से काम करते हैं। जैसे आपकी बड़ी आंत है वो अच्छे से फंक्शन करेगी, आपका पेनक्रियाज है उसमें फंक्शन बढ़ेगा, लीवर अच्छे से काम करेगा, इस तरह से सारे आर्गन्स वर्क करते हैं। उसी प्रकार से कुछ प्राणायाम भी है जो मन को शांत करते हैं, इस तनाव वाली स्थिति को कम करने में सहयोग करते हैं। तो दीर्घ श्वसन आसन करेंगे, पहले दीर्घ श्वसन करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम तुरंत रिलैक्सेशन के लिए, ऊंचाई इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारा मेटाबॉलिज्म भी तो सुधारे, मेटाबॉलिज्म भी आपको सहयोग करेगा उधर, तो ऊंचाई प्राणायाम का सहयोग ले सकते हैं आप। उसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम जो मन को रिलैक्स करता है, बिल्कुल रिलैक्स कर देगा आपको। वहीं ओम का उच्चारण और थोड़ा सा ध्यान, यह तो ही आपको योग के संदर्भ में। योग के अलावा भी हम लोग कर सकते हैं कुछ, तो अल्टरनेट थेरेपी में जाएंगे। तो सबसे पहले भोजन, हमारा भोजन कैसा, तो भोजन में शर्त है कि पहले तो चबा चबा के खाएं। भोजन आपको चबा चबा कर खाना है और अच्छे से यही लुगदी कर लेना। जो भोजन आपका नीचे पचना वो पाचन ऊपर ही कर लेना है। उस भोजन में पथ्य और अपथ्य क्या, वैसे तो हठ प्रदीपिका में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे आज के जो संदर्भ में जो भोजन है मैं बता रहा हूँ। जैसे वाइट ब्रेड, पास्ता है, सफ़ेद चावल है, आलू है, फ्रूट जूस डायरेक्ट नहीं लेना है, फ्रूट जूस है, रेड मीट है, सॉफ्ट ड्रिंक है, स्वीटनर है, ये सब चीज़ें शुगर को बढ़ावा देती है, ग्लूकोज को बढ़ावा देती है, उस रोग को बढ़ावा देती है। तो इस केस में आपको ये चीज़ें नहीं खाना। और सबसे महत्वपूर्ण है वो तो है मैदा। मैदा तो जड़ है इसकी, वो फ्लोर है। देखें आप, तो एक मैदा जो है उसको यदि घोल के आप नल पे लगा देंगे तो नल से पानी टपकना बंद हो जाएगा। तो आप समझ लें मैदे की वस्तु खाएंगे तो आपके नाभि में जाके या आपकी बड़ी आंत में जाके उसकी क्या स्थिति होगी, वो कितनी देर में पचेगा और कैसे बाहर होगा, वो कितना नुकसान देगा। उसी प्रकार से घीदार भोजन, बहुत सारा डीप फ्राई भोजन जैसे कि पकोड़ा है, समोसा है, कचौरी है, इस तरह की चीज़ें का उपयोग नहीं करना है उस रोगी को। तो वहीं पथ्य के रूप में देखा जाए तो उसको दालचीनी सुबह आप दे सकते हैं 1/4 चम्मच, अखरोट वगैरह दे सकते हैं, बादाम ले सकता है, ब्रोंकली, गोभी, बीन्स, पालक जिसमें मैग्नीशियम अच्छा होता है, इस तरह का भोजन वो ले सकता है। देखें हम तो एक प्रथी और है एक्यूप्रेशर प्रथी। तो एक्यूप्रेशर के बारे में कहा जाता है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो हमारे हाथे और पंजों में मिल जाता है, और तो और हमारे दोनों कान में भी हमारा पूरा शरीर है। ऐसा एक्यूप्रेशर थेरेपी का कहना है। हमारे पूरे शरीर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट है। यह विद्या भी हमारे यहीं से गई हुई है, क्योंकि भूतपूर्व में हमारे यहाँ पैरों में पायजब पहनी जाती थी, हाथों में भी चूड़ियाँ, या कानों में इस तरह से टॉप्स वगैरह के लिए छेद किया जाता। तो ये सब एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर थेरेपी भी है। उसमें मैं एक्यूप्रेशर के लिए मूलतः एक ही पॉइंट बता रहा हूँ। हम यदि हमारे हाथ को देखें इस तरह से, ऐसा हमारे हाथ को रखेंगे, कुछ देर के लिए हमारा सिर ऐसा, ये अंगूठा उठा के ये हमारा सिर हो गया, यहाँ से हमारा सिर हो गया, शरीर चालू हो गया। तो यहाँ पे आपका ये क्या हुआ, चेस्ट हो गया। चेस्ट के बाद हम ये देखें, अब नीचे के पार्ट्स चालू हो गए सारे आपके, ठीक बीचों बीच से ये नीचे के पार्ट्स चालू हो गए, देख पा रहे हैं, ये स्थिति है। उसके बाद आप देखते हैं ये दोनों इसकी स्थिति में, ये आपका हैंड हो गया, एक हाथ ये हो गया और ये दोनों पैर हो गए। अब ये दोनों पैर के बीच में एनएस वाली स्थिति पीछे की तरफ से, और आगे से आपका ये सर्कल हो गया नाभि का, यहाँ से नाभि। तो यहाँ से आपकी ये बड़ी आंत वाला एरिया
होता है। ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत वाला एरिया। अब हमको यहीं पे देखना है तो हमारा एवरेज एक अंदाज से आप देखिए तो यहाँ पे आपका ये लीवर का स्थिति आ गई, ये पैनक्रियास की स्थिति है। तो बीचों बीच से साइड से ये एरिया में आप यदि पॉइंट लगाते हैं, इस पूरे हिस्से को भी पॉइंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्पेशली आपको कुछ नहीं करना। इस पूरे पॉइंट को भी आप चलाएंगे, डेली चलाएंगे तो आपको इसके रिजल्ट मिलना ही है। आपका पेनक्रियास पे भी प्रभाव आएगा, बड़ी आंतों पे प्रभाव आएगा, छोटी आंत पे प्रभाव आएगा, ये सारे अच्छे से एंजाइम्स, और लीवर पे भी ये सारा एरिया है। इस एरिया को करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना है। कुछ देर करें, फिर से 2 से 3 बार दिन में कर सकते हैं। इसके फायदे मिलेंगे आपको कि आपको एक्सेस हो गया। अल्टरनेट थेरेपी में, अल्टरनेट में देखा जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा भी हमारे हर रोग में बहुत सहयोग करती है। तो देखिए इसमें आपको प्राकृतिक चिकित्सा में प्राकृतिक आहार भी यूज करेंगे और प्राकृतिक चिकित्सा का भी उपयोग करेंगे। कैसे? उसमें आपको मिट्टी पट्टी का यूज करें, है ना। आप मिट्टी पट्टी, कई बार क्या होता है मिट्टी का ही उपयोग, भैया आप मिट्टी का पट्टी कैसे बनाएं, हमको तो मिट्टी पट्टी बनाते आते नहीं ना, हमको नेचुरोपैथी का नॉलेज है। तो हम क्या करेंगे, पानी की पट्टी ली, उसे एक अच्छा मोटा टॉवेल लेंगे, टर्किश टॉवेल, अच्छा हैवी टॉवेल को गीला करा, निचोड़ के आपने फ्रिज में रख दिया। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद उसको निकाला, 2 टॉवेल ऐसे तैयार करें और फ्रिज से निकाल के उसको पेट पे रख दें। 10 मिनट से 5 मिनट एक टॉवेल को रखने के बाद दूसरा वाला टॉवेल निकालेंगे, उसको पेट पे रख दिया, वो आपके मिट्टी पट्टी का काम हो जाएगा। इससे आपका ये भी काम हो गया। उसी में वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं एनीमा को, प्राकृतिक चिकित्सा में एनीमा को विशेष बल दिया जाता है, तो आप भी एनीमा का यूज़ कर सकते हैं। एनीमा का उपयोग हो सकता है, यहाँ भी आपको इस रोग में फायदा करेगा। भोजन के रूप में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ, प्राकृतिक चिकित्सा में हरी सब्जियों पर बल दिया जाता है, आप हरी सब्जियाँ खाएं। साथ में आप सलाद ले सकते हैं, मूंग मोट ले सकते हैं, इन सबको फायदा करें, इससे ही आपको फायदा करेगा। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना और भूल गया, योग के संदर्भ में एक बहुत अच्छी चीज़ है शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया, पर वो किसी एक्सपर्ट्स के सहयोग से ही करें। शंख प्रक्षालन में लघु शंख प्रक्षालन बहुत फायदेमंद होता है। लघु शंख प्रक्षालन आप वीक में एक बार कर सकते हैं, बहुत ही लघु में करें, उसे 6 से 8 गिलास तक, 6 गिलास 5 गिलास तक करें, 4 गिलास करें, पर करें। रोज करते रहने से आपको आपकी ये स्पेशली छोटी आंत के लिए है, वो स्वस्थ रह जाएगी, वो भी बढ़िया हो जाएगी। आप 2 गिलास नहीं करें, जरूरी नहीं आप 8 गिलास का करें, 2 गिलास रोज पी के भी वो के वही आसन किए जा सकते हैं। तो लघु शंख प्रक्षालन भी इस रोग में बहुत फायदा करता है। तो आप देखें इस प्रकार से पूरी बॉडी के हर ऑर्गन्स की अच्छे से सफाई हो रही है, बढ़िया से काम कर रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। कैमरा ऑन नहीं है, ब्रिंग देम ऑन कैमरा, कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन का लिख रहे हैं, कैमरा ऑन, ब्रिंग ऑन कैमरा। ठीक है, तो प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा फिर हमें सभी योग के साथियों को इस कार्यक्रम में फिर से शुभकामनाएं देता हूं, और उसके साथ ही ये कहता हूं कि योग में सदा आनंद में रहें, दूसरों की भलाई की सोचें और राग द्वेष के भाव कभी ना रखें। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। नारायण नारायण।